बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। क्या ख्याल है आपका कि मैं आज अपनी बात शुरू करूं जो भारत के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त है? मेरा ख्याल है उस पर तो बड़ी बात हो गई, कल रात से बात हो रही है, थोड़ी सी हम भी बात कर लेंगे, लेकिन उससे भी बड़ा एक इशू है और वो ये है कि पाकिस्तान में रमज़ान से सिर्फ चंद दिन पहले महंगाई का एक तूफ़ान आ चुका है। तूफ़ान भी नहीं बल्कि ज़लज़ला है। इससे बात शुरू करें। मेरा ख्याल है ये एक ऐसा मौजू है, यहाँ से बात शुरू करनी चाहिए। लेकिन एक और भी मामला है और वो मेरे पीछे जो आपको पार्लियामेंट नज़र आ रही है, वहाँ पर एक धरना अभी तक चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अभी तक उसने धरना दिया हुआ है। अब जबकि इमरान खान साहब की आंखों के बारे में जो मेडिकल बोर्ड है उसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है और ये रिपोर्ट मेरे पास भी है, तो इसके बावजूद धरना चल रहा है। तो मेरा ख्याल है यहाँ से हम गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं कि अब तो रिपोर्ट सामने आ गई, अब तो रिपोर्ट बता रही है कि इमरान खान साहब की जो आंखें हैं उनमें कोई ऐसा मसला नहीं है बल्कि इम्प्रूवमेंट हो गई है। तो फिर धरना क्यों चल रहा है? तो यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बिलाल अज़हर कियानी साहब, वज़ीर ममलकत बराए और रेलवे का भी उनके पास स्टेट मिनिस्टर का पोर्टफोलियो है, और सेनेटर ओन अब्बास बपी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है और इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पे कि तहरीक इंसाफ के MNAs ने और सेनेटर्स ने और बाकी जो मरकज़ी रहनुमा है उन्होंने धरना दिया हुआ है। तो ओन अब्बास बपी साहब जो हैं वो यहाँ पर स्टूडियो में तशरीफ़ नहीं लाए। उन्होंने कहा मैं वहीं पे थोड़ा सा साइड पे होके आपके साथ बात कर लेता हूँ। तो ये वहीं पर है जहाँ पे धरना चल रहा है। तो कियानी साहब अगर आप इजाज़त दें तो मैं बपी साहब से ही ना गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। अच्छा बपी साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करता हूँ। पहले ज़रा आप सुने कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उन्होंने आज वकला के एक कन्वेंशन में क्या फरमाया। पार्टी PTI के साथ की अल्लाह का करम है, वो जो उनका सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे दोबारा मुआयना हुआ है, तो वो 35-25 वाली बात नहीं है उनकी। वो नज़र वाली ऐनक अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 70% एक आँख ठीक है, दूसरी 6/6 है, तो ऐसी परेशानी की बात नहीं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं जी कि एक आँख में 70% बिनाई मौजूद है, दूसरी की 6/6 है, यानी कि 100% है। और वो जो पहले सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट थी उसको ये वाली रिपोर्ट डिनाई कर रही है। तो ओन अब्बास बपी साहब, ये अब जबकि रिपोर्ट आ चुकी है और इस पर आपके पार्टी के बहुत से रहनुमा जो हैं उन्होंने इत्मीनान का इजहार भी कर दिया, तो फिर धरना क्यों चल रहा है अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, आपको पता है कि पिछले 3 दिन से जिस किस्म का मामला हमारे साथ यहाँ कौमी असम्बली और सेनेट में रखे गए और जो हमारी तकलीफ है वो तो शायद आप लोगों को बता ही रखे होंगे कि यहाँ पे लातादाद सेनेटर्स और MNAs इस वक्त नेशनल असम्बली में मैसूर रहे 3 दिन के लिए। और खुराक की हालत ये थी कि अगर कोई एम्प्लॉय कोई बिस्किट या टॉफी या कोई खुराक अगर अपने को कपड़ों में छुपा के आता तो बॉडी सर्च किया जाता था, ताकि ये जो 3 दिन के लिए यहाँ पे इतने सारे लोग मैसूर हैं वो कहीं मतलब भूख से शिकार होकर निकल जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेचुलेशंस उन तमाम पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने इस तरीके से फेस किया। बट बड़ा डिस्ग्रेसफुल है स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली के लिए और बड़ा डिस्ग्रेसफुल है चेयरमैन सेनेट के लिए कि हम आपके कोलीग्स थे, हम आपके साथी थे, लेकिन फिर भी आपने इस तरह का रवैया रखा, तो पहले तो मैं कंडेम करूंगा। अब असल जो इशू है मीर साहब, कैन यू हियर मी? जी 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 जी, मैं सुन रहा हूँ। मीर साहब, असल जो इशू है वो ये था कि कल वाली पेम्स तो आपने रिपोर्ट देख ली होगी। हमारा जो मेन कंसर्न था कि आप डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान या डॉक्टर काशिफ मिर्जा, ये 3 हमारे डॉक्टर्स थे, इनकी एक दफा खान साहब को फिजिकली आप एक दफा चेकिंग करा लें। ऑल्दो कि हमारी बात उन डॉक्टर से इन्होंने फोन पे करवा दी, यानी कि डॉक्टर नदीम कुरैशी और डॉक्टर आरिफ जो है वो पेम्स में डॉक्टर है, और डॉक्टर जो नदीम कुरैशी साहब थे वो हमारे प्रेफर्ड डॉक्टर थे। उन दोनों ने खान साहब का मुआयना तो कर लिया, लेकिन जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे खान साहब के, उन्होंने फिजिकली चेक नहीं किया। हमारा कंसर्न ये था कि अगर वो जो रिपोर्ट्स आपने हमें बताई हैं, जो कि फोन पे बताई हैं, अगर वो रिपोर्ट्स किसी तरीके से चेंज हो गई हैं, या मतलब जो आप बात बता रहे हैं वो तो आपकी ज़बानी है ना, इट्स अ हे और से की बुनियाद पे, अगर हमारे डॉक्टर आसिम यूसुफ को आप फिजिकली भेज देते तो शायद इशू ना बनता। लेकिन गवर्नमेंट मुसलसल इनकार कर दी, उन्होंने कहा जी आसिम यूसुफ जा ही नहीं सकता, डॉक्टर काशिफ मिर्जा जा, तो दैट रेज आईब्रोज। तो आज हमारी मीटिंग हुई थी यहाँ पे, पूरे जो हमारे पंजाब पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस हैं, MNAs हैं, सेनेटर्स, MPs, वो यहाँ पे सेनेट की जो हमारी जामे मस्जिद है, जो कि नेशनल असेंबली की जामे मस्जिद है, आपने देखी होगी, वहाँ पे हमारा मजलिस हुई। वहाँ पे तकरीबन 300-350 के करीब लोग इकट्ठे हुए। हमारे जो मशरान हैं, मजज़ई साहब मौजूद थे, अल्लामा राजा नासिर साहब थे, हमारी पार्टी की लीडरशिप वहाँ मौजूद थी। तो उन्होंने फैसला किया कि ये रिपोर्ट दी गई है
जो कि बहुत खुशाइंद है। हमें बहुत खुशी है कि मतलब हमारे खान साहब की एज पर द रिपोर्ट उनकी तबीयत ठीक है और आंखों की जो उनकी बीनाई वो ठीक है। बट टू वेरीफाई दिस होल सब्जेक्ट हमने ये अपना पॉइंट रखा कि जब तक हमारी खान साहब से मुलाकात नहीं करा दी जाती डॉक्टर आसिम यूसुफ की या पार्टी लीडरशिप की, उस वक्त तक हमारा ये धरना जारी रहेगा। तो इसलिए हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। अब आप इस पे लेट्स सी कि गवर्नमेंट अगर इस पे रिएक्ट करती है तो वो देख लेते हैं कब तक ये मामला चलता है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम इंतजार करेंगे। तो गवर्नमेंट हमारे साथ ही बैठी हुई है, तो आप प्लीज़ अपने कैमरे को बार बार टच ना करें। तो बिलाल अजहर कियानी साहब, अब जो पहली रिपोर्ट थी सलमान सफदर साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी, वो भी एक अथेंटिक रिपोर्ट थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको वेरीफाई किया, और अब एक और रिपोर्ट आई है, इसको भी आज पेश किया गया है अदालत के सामने, और ये आपके सामने भी पड़ी हुई है, मेरे सामने भी पड़ी हुई है पहली रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में कुछ ऐसा लग रहा है कि इमरान खान की जो आंखें हैं उसमें कुछ बेहतरी आई है। तो ये बेहतरी कैसे आई है, और जो कंसर्न है पीटीआई का इस वक्त, वो अपना धरना उन्होंने जारी रखा हुआ है कि जी हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी मीटिंग करवा दें आप, तो ये आप एड्रेस करेंगे इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो पर दावत देने का। देखिए मीर साहब, मेरे ख़्याल से जी सबसे पहले तो हुकूमत ने डे वन से ये कहा है, और मेरे ख़्याल से साथ ही साथ दिस हैज़ बीन बैक्ड बाय एक्शंस कि ख़ान साहब की आँख के हवाले से, ट्रीटमेंट के हवाले से जो भी उनको ट्रीटमेंट दरकार है वो उनको दी जाएगी। और ये सारे जो आपने इवेंट्स देखे ये उसी का तसलसल है। जो आपने सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट का जिक्र किया जो उन्होंने कोर्ट में पेश की, उसके अंदर सबसे पहले इस बात का जिक्र हुआ कि डॉक्टर आरिफ ने उनको पहले एग्ज़ामिन किया, उनकी एग्ज़ामिनेशन के नतीजे में वो पिम्स आए। पिम्स में ख़ान साहब की रजामंदी से उनकी ट्रीटमेंट हुई, इंजेक्शन था ये जिससे ये मेरे ख्याल से anti-VEGF ट्रीटमेंट कहते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेज पे अब इन्हीं दो डॉक्टर्स ने, एक आरिफ साहब जो पिम्स से हैं, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान, और प्रोफेसर नदीम कुरैशी जो अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल से, इन दोनों ने कल ही इनका तफसीली मुआयना किया और उसके नतीजे में उन्होंने ये बताया कि इस खातिर ख्वाह बेहतरी आई है। जो 6/36 पे विजन थी उस आई में, वो 6/9 पे आ गई है। और जिस तरह आज आज़म तारड़ साहब भी कह रहे थे कि 70% अब विजन उनका रिस्टोर हो गया है। दीगर और ड्रॉप्स का भी जिक्र है। और डॉक्टर्स ने आगे फिर ये एडवाइस किया है कि आगे जब ये ट्रीटमेंट anti-VEGF की मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद उन्होंने OCT एंजियोग्राफी और FFA एज इन्वेस्टिगेशन आगे एडवाइस की, जिसके लिए शायद उनको किसी मेडिकल फैसिलिटी जाना पड़े। और गवर्नमेंट ने कहा है कि जहाँ पर भी मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत होगी वो वहाँ पर उसको फैसिलिटेट किया जाएगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मीर साहब, इस रिपोर्ट में भी इस चीज़ का जिक्र है और इस बात का एतराफ़ गौहर ख़ान साहब ने, अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने, और ये डॉक्टर आसिम यूसुफ जो ज़ाती मौलज हैं ख़ान साहब के, उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया जो इस रिपोर्ट में दावा हुआ है कि कल रात 9 से लेकर 10:20 तक तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट के पर मुहित एक मुलाकात हुई जिसमें डॉक्टर ये गौहर ख़ान साहब थे, अल्लामा नासिर अब्बास साहब थे, और इन दोनों डॉक्टर साहिबान ने जिनने जाके ख़ान साहब को देखा था उन्होंने बाकायदा तफसीली ब्रीफिंग दी। और इसी दौरान 40 मिनट के लिए डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुरम मिर्ज़ा जो एक रेटिनल स्पेशलिस्ट हैं जिनको आसिम यूसुफ साहब साथ लाना चाहते थे, उनको 40 मिनट के लिए फ़ोन पे लिया, उनके सारे सवालात के जवाब दिए, उनको तफसीली अकाउंट दिया और उसके बाद उन्होंने अपने इत्मीनान का इजहार किया। नहीं सर, आसिम यूसुफ साहब का स्टेटमेंट आप सुन सर, वो स्टेटमेंट तो आ जाए ना। मैं आपसे कल की बात कर रहा हूँ जो हमारे पास मौक़िफ़ मौजूद है जो कि उन दो डॉक्टर्स का है, जिसमें एक को चलें आप फिर भी हुकूमती डॉक्टर कह लें कि वो पिम्स हैं, मगर उनकी एक अपनी स्टैंडिंग, एक अपनी क्रेडिबिलिटी है। दूसरे डॉक्टर साहब प्रोफेसर नदीम कुरैशी तो हुकूमती अस्पताल से नहीं है, वो अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल से हैं। उन्होंने ये बात की तो आज फिर आसिम यूसुफ साहब ने भी इस रिपोर्ट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ख़ान साहब की सेहत बेहतर नहीं हुई, उन्होंने कहा कि जी मैं ज़्यादा कंफर्टेबल तब हूँगा, मैं इसको वेरीफाई तब कर सकूंगा जब मैं खुद देख सकूंगा। एक अच्छी डेवलपमेंट ये थी कि सलमान सफदर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, वापस आके उन्होंने कोई सियासी बात नहीं की। तो अगर आप उनके डॉक्टर्स जो हैं गैर सियासी लोग हैं उनकी भी मीटिंग करवा दें। देखिए मीर साहब, अगर हुकूमत मुतमईन करना चाह रही थी तो इसीलिए ही इन दो डॉक्टर्स ने बैठ के गौहर ख़ान साहब को बुलाया, अल्लामा नासिर अब्बास साहब को बुलाया, इन दोनों के डॉक्टर्स को लाइन पे लिया ना जी। मगर डियाला जेल या जेल मैनुअल के मुताबिक जो मेडिकल बोर्ड था वो तो इन दो डॉक्टर्स का बना एज़ पर जेल मैनुअल, मगर इनके डॉक्टर्स को इसलिए ब्रीफिंग दी ताकि ये इनको आगे बताया जाए कि क्या ट्रीटमेंट है। और उस पर मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। आज मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, कि आसिम यूसुफ साहब ने अंडर पॉलिटिकल प्रेशर ये बात की है और के जी बहरहाल ये इनकी डिमांड अपनी जगह, इट इज़ देयर राइट टू डिमांड दिस, दे कैन डिमांड दिस इफ दे वांट। तो आगे अगर हुआ तो देखा जाएगा। मगर
देखिए, जो ऑन अब्बास साहब ने बात की, ये अच्छी बात है कि उन्होंने एक्नॉलेज किया कि ये रिपोर्ट जो आई है, ये अगर ये इस तरह की हकीकत है जो कि हुकूमत कह रही है और ये दो क्रेडिबल डॉक्टर्स कह रहे हैं, तो ये खुशाइंद बात है। मेरी गुजारिश है कि पीटीआई और अपोजिशन, आज मुझे अक्सरियती तौर पर मुझे ये महसूस हुआ कि पीटीआई बयानिए में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इमरान खान की सेहत में कम है, क्योंकि आज भी वो उसमें नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो हुकूमत इंश्योर करना चाह रही है कि उनको बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, और उसी के हवाले से, उसी हिसाब से आपने देखा कि अभी तक की सारी डेवलपमेंट्स। अच्छा, अब जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त जिन लोगों को जेलों में डाला जाता था वो बड़ा हवाला देते हैं उस ज़माने का। तो सदर पाकिस्तान जो हैं आसिफ जरदारी साहब, उन्होंने एक तकरीब में एक बात की और उसमें उन्होंने कुछ ऐसा जिक्र किया कि जिससे ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी नाराज़ हैं अभी तक इमरान खान साहब से। सुने वो क्या कह रहे हैं। न्याजी आजकल शोर करता फिरता है। मैंने तब कहा था हाफिज बीर के शो पे कि जेल तो 2 साल बाद पूछती है कि तुम आए कहाँ हो। इसको 1.5 साल नहीं हुआ है और आज आए हो जारी है। मैं अगर आप लोगों को कहता कि रास्ते बंद करो, मैं जेल में हूँ, तो खुदा का खौफ करो। तुम जेल में हो तो जेल संभालो, अपने आप को संभालो, जेल काटो, मर्दों की तरह काटो, औरतों की तरह रोना किस बात का है। आपने जब मेरी बहन को ईद की रात को निकाल के जेल में बंद किया, आपको अपनी बहनों और बीवी का और माँ का ख्याल नहीं आया। ये ऑन अब्बास साहब, जिस जिक्र इन्होंने इंटरव्यू का जिक्र किया है, ये इंटरव्यू उस वक्त हुआ था जब आसिफ जरदारी साहब एक प्रोडक्शन ऑर्डर पे उनको नेशनल असेंबली लाया गया था, तो वहाँ पे हमने उनसे बातचीत की थी। उसमें उन्होंने क्या दावा किया था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में, ज़रा वो भी सुन लें। इमरान खान साहब जो है वो ये कहते हैं कि ये जो आसिफ जरदारी साहब जिस केस में गिरफ्तार हुए हैं, ये तो नवाज शरीफ साहब ने बनाया था, तो पता नहीं मुझे क्यों ये क्रिटिसाइज करते हैं। हाँ, इसकी मासूमियत चले देखते हैं, जब वो खुद होंगे तो फिर देखेंगे। तो मैं अभी भी आपको कहता हूँ उसको एक सेल में बंद करें ना हमारी तरह, और 2 छिपकलियाँ छोड़ दें साथ। अच्छा, ये वैसे जो उन्होंने बात की है उस वक्त की थी, और आज मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तकरीब में पहले से उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था, उन्होंने इमरान खान के क्लिप चला दिए हैं। वो क्लिप जो कि हम नहीं चला सकते, मरियम नवाज साहबा ने चला दिए, तो इस पर तो तहरीक इंसाफ को उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। लेकिन ज़रा देखिए मरियम नवाज साहबा किस तरह अपने गुस्से का इजहार कर रही हैं। मेरे वालिद जेल में थे, मैं जेल में थी, तो मेरी वालदा को कैंसर हो गया और मेरी वालदा की बीमारी का इतना मजाक बनाया गया और ये कहा गया कि वो तो बीमार ही नहीं है, ये सब ड्रामा है। आज नवाज शरीफ फिर इख्तिदार में है, लेकिन आज तक हल्फ उठा के कह रही हूँ आपके सामने, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कह रही हूँ, आज तक ना मैंने कभी सोचा, ना नवाज शरीफ ने कभी सोचा, ना शहबाज शरीफ ने कभी सोचा कि इसका एसी उतरवा दूं, उसका खाना बंद कर दूं, उसका टीवी बंद कर दूं। जो बीमार है हम उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको शिफा दे। तो ऑन अब्बास साहब, ज़रा मैंने आपको ये 2-3 क्लिप सुनवा दी है, तो अब आप क्या इस पे बोलेंगे कि ये जो माजी में जो कुछ होता रहा, तो ये वही उसका जवाब एक गुस्से के इजहार के तौर पे दिया जा रहा है, तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? जब आपकी हुकूमत आ जाएगी तो फिर आप भी यही कुछ करेंगे? देखिए मीर साहब, पहले तो मैं जरा कैनी साहब को थोड़ा सा जवाब दे दूं कि डॉक्टर आसिम की स्टेटमेंट बहुत प्रोफेशनल है। उन्होंने ये कहा कि जो इंफॉर्मेशन मुझे दी गई और जो रिपोर्ट्स मुझे भिजवाई गई, मैंने उस पर अपना ओपिनियन दिया, लेकिन मैं इसको कंफर्म इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो टेक्स्ट मैंने कैरी नहीं की और मैंने फिजिकली उनका मुआयना नहीं किया। ये तो बड़ी लॉजिकल बात है। दूसरी बात ये है कि अगर इमरान खान साहब, मतलब वेरी लॉजिक, खान साहब ने इतना कहा था कि जो मेरा राइट बनता है, जो मेरी बीमारी का एक सिलसिला बनता है, वो मेरा पाकिस्तान में करवा दिया जाए, तो इसलिए भागने की जरूरत कोई नहीं थी। डॉक्टर आसिम पे एतराज करना थोड़ा हमारे लिए कंसर्निंग था कि एक प्रोफेशनल डॉक्टर को आप मिलने क्यों नहीं दे रहे। मतलब आप कह रहे हैं कि जनाब कासिम जमान मिल ले, जनाब वो फलाना डॉक्टर चला जाए, लेकिन डॉक्टर आसिम नहीं हो सकता। तो उसने अल्टीमेटली एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। जहां तक जरदारी साहब की स्टेटमेंट है, इस उम्र में आके इस तरह की गुफ्तगू, आई एम श्योर लोगों ने जिस तरह इसको देखा होगा, बट हैविंग सेड दैट, उनका और खान साहब के केसेस में क्या कंपैरिजन, वो करप्शन के केस में थे। मतलब पाकिस्तान, सारी दुनिया जानती है कि खान साहब के केसेस जो है पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, और जरदारी साहब पे, नवाज शरीफ साहब ने जो केस बनाए थे वो करप्शन पे थे। वो उस वक्त की जो BMW का केस था या स्टील मिल के ऊपर था या पता नहीं जो भी केसेस थे, उससे हमारा कंसर्न और इस इशू को आगे बनाना, एंड लेट्स गेट द करेक्ट फैक्ट्स राइट। 2.5 साल हो गए इमरान खान साहब को जेल में। एक दफा उन्होंने ये कहा कि मैंने इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाना है, एक दफा।
अब जो इशू बना वो सिर्फ ये था कि, और मैं थोड़ा सा फिर फैक्ट्स बता दूं, आज हमें डॉक्टर साहब ने आज जो हमें बताया, जो रिपोर्ट में लिखा, पहली दफा इमरान खान साहब की जो ये डायग्नोसिस वो 15 जनवरी को हुआ था। 15 जनवरी को पता लगा, 21 को बोर्ड बना था और 25 जनवरी को जाके इलाज हुआ। इसका मतलब है कि जो खान साहब इससे पहले भी इनको बता रहे थे उसमें भी कम से कम 1 महीने का डिले हुआ था। तो वो जो लापरवाही अपनी जगह पे, अब डॉक्टर आसिम का जाना वो इशू अपनी जगह पे। जहां तक नवाज शरीफ साहिबा की, मरियम नवाज शरीफ साहब फरमा रही है, अगर तो इमरान खान कहता कि मेरे प्लेटलेट्स गिर गए और मुझे मुल्क से बाहर भेजो, हम जुर्मवार भाई जनाब बिल्कुल भागना चाहते हैं, शायद बुज़दिल हो चुके, लेकिन हमने तो कभी कुछ ही नहीं कहा। हमने तो कहा यार डॉक्टर को चेक करवा दो। अगर वो समझता तो यहाँ पिम्स और अल शिफा पाकिस्तान का हॉस्पिटल है, ये कोई पाकिस्तान से बाहर नहीं है। डॉक्टर नदीम कुरैशी और डॉक्टर आसिम पाकिस्तान के डॉक्टर से, बट बार बार वो एक स्टबर्न अप्रोच के साथ हमें हमारी औकात दिखाने का जो कॉन्सेप्ट है, और अल्टीमेटली पाकिस्तान में मैं देखें इसको पॉजिटिवली देखता हूँ। अगर ने इसको रिस्पॉन्ड किया परफेक्टली फाइन, अब सिर्फ एक काम रह गया, एंड दिस इज नो पॉलिटिक्स। आप कल एक दफा उनके जो प्रेफर्ड डॉक्टर आसिम की मुलाकात करा दें, हम फिजिकली अपनी आंख से देखेंगे, वो कहीं मेकअप किस्म की जो है ना ठीक है रिपोर्ट्स था, तो लेकिन मैटर एंड हो जाएगा। बपी साहब, ये जो मरियम नवाज शरीफ साहब ने आज इमरान खान साहब के क्लिप चला दिए हैं जो पीटीवी पे चल गए हैं, हम अभी भी नहीं चला सकते, तो आप शुक्रिया अदा करेंगे मरियम नवाज का कि इतने अरसे के बाद इमरान खान साहब के क्लिप कम से कम सरकारी टीवी पे तो चल गए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। चले, बहुत बहुत मैंने देखा नहीं लेकिन अच्छा, अब इसका क्या जवाब देंगे आप बिलाल अज़हर कियानी साहब कि ये बपी साहब कह रहे हैं जनाब कि हमारे डॉक्टर की मीटिंग करवा दें, बात ख़त्म हो जाएगी? देखिए मीर साहब, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने देखा कि किसी किस्म की कसर जितनी जैन मैनुअल के अंदर हो सकती है, मतलब कि जिस तरह का फॉलोअप हुआ, जिस तरह की रिपोर्टिंग, जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी के साथ इन डॉक्टर्स ने किया। और एक डॉक्टर, मैं अगेन आई विल रिपीट कि एक डॉक्टर वो हैं जो अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के हैं, जो सरकार के नहीं हैं, हुकूमती अस्पताल नहीं है, और इनकी इस अस्पताल की एक अपनी क्रेडिबिलिटी है और आप जानते हैं, और इधर के डॉक्टर्स की अपनी क्रेडिबिलिटी है। और कल देखिए इनके दोनों मौलजीन ने, खान साहब के, वो आसिम यूसुफ साहब और जो डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा वो साथ लाए थे, उन्हें 40 मिनट इनके साथ सवाल जवाब किए, तो इसलिए किए ना मुतमईन होने के लिए। और मेरी इतला ये कि उसमें मुतमईन थे। देखिए आगे ठीक है, उनने मुतालबा किए, इट्स अप टू द जेल सुपरिटेंडेंट कि आगे शायद वो भी मुमकिन हो जाए, मगर इस बात को तो आप माने कि ये जो एक पहले तासुर दिया जा रहा था कि जी खान साहब पता नहीं कौन सी कैदे तन्हाई में अकेले हैं और उनके ऊपर किस किस्म की एक तस्वीर खींची जा रही थी, वो तो सलमान सफदर साहब की अब आपने देख लिया ना उस रिपोर्ट के अंदर कि वो मर्जी के खाने भी खा रहे हैं, वहाँ पे तो हीटर भी लगा हुआ है, हमारा तो कोई। लेकिन मर्जी के खाने मर्जी के खाने उस तरह के नहीं है जिस तरह के हमें बताया जाता है। नहीं सर, ठीक है, नहीं मगर बात यह है कि उनका हीटर भी लगा हुआ है और यहाँ पे कोई लीडर अमेरिका जाके बयान नहीं दे रहा कि मैं उसका हीटर उतार दूंगा। कोई शख्स यहाँ पे उनकी तस्वीरें लगा के ये नहीं कह रहा कि ये देखो पहले शक्ल थी, ये देखो बाद में शक्ल थी। ये नीच हरकतें खान साहब ने की थी। हम हरगिज़ भी ये नहीं कह रहे कि कोई भी कैदी ये डिज़र्व करता है, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि खान साहब और उनकी जमात को आज उस पर शर्मिंदगी ज़रूर होनी चाहिए, शर्मिंदगी ज़रूर नहीं चाहिए। हम आज भी कहते हैं, जिस तरह अभी मरियम नवाज साहबा ने कहा कि जो भी बीमार है अल्लाह ताला उसका शिफा दे, और इस केस में भी हम चाहते हैं कि उनको बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट मिले। बाकी मेरे ख्याल से सियासी इनकी लीडरशिप को और इनके डॉक्टर्स को बुला के तफसील से एतमाद में लिया गया कल, और आगे भी इंशाल्लाह आई एम सर्टन कि उसको इंश्योर किया जाएगा। एक ट्रीटमेंट प्लान भी आगे का वाजे किया गया है। तो मेरी भी उम्मीद है कि PTI अब इस पर सियासत नहीं करेगी। अगर उनकी वाकई में उनका जो इंटरेस्ट है वो खान साहब की सेहत में है, तो इस चीज़ को आप जितना मर्की करेंगे, जितना आप इसके ऊपर सेहत पे फोकस करने के बजाय बयानिए पे फोकस करेंगे, उतना ही आप खुद खान साहब की सेहत पर डिसर्विस करेंगे। अच्छा, अब एक और इशू बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास पोर्टफोलियो है फाइनेंस का, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। कुछ अरसा पहले तक, यानी कि चंद हफ्ते पहले तक, जो वज़ीर-ए-आज़म और चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा हैं, वो ये कह रही थी जी पाकिस्तान में महंगाई बहुत कम हो गई है, अफरात ज़र बहुत ही कम हो गई है। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो कुछ मुख्तलिफ है। पहले ज़रा सुने जी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर पंजाब क्या कहते रहे। अभी हम 2025 में हैं तो महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है। टुडे द रिजल्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्फ। Inflation has fallen dramatically from 29.2% to 4.5%. Our macroeconomic indicators are pretty reassuring. Our inflation rate is down from 30% to 5.5%. पाकिस्तान की इकोनॉमी आज एक मोजज़ा बन गई है। 40% पे महंगाई पहुंची हुई थी, आज 0% पे महंगाई आ गई है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा आपको कंट्राडिक्शन नज़र आ रही होगी।
प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दफ़ा कहा कि 4.5% पे आ गई है, एक दफ़ा वो कह रहे हैं कि 5.5% पे आ गई है। मरीम नवाज शरीफ साहबा कह रही हैं जी कि 0% पे आ गई है। लेकिन ये जो कल रात को पेट्रोल, डीज़ल और मिट्टी के तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसके बाद मार्केट में क्या सूरत हाल है, मैं चाहता हूँ कि बिलाल अज़हर कियानी साहब भी देखें और आप भी देखें। रमजानुल मुबारक की आमद पर पेट्रोल 5 रुपए और डीजल पर 7 रुपए 32 पैसे इजाफे ने महंगाई पर जलती पर तेल का काम किया। अशिया खुर्दोनोश की कीमतें बेलगाम हो गईं। इस्लामाबाद की मार्केट्स में 20 किलो आटे का थैला 2900 तक फरोख्त हो रहा है। घी और कुकिंग ऑयल 590 का कर दिया गया है। बाज सब्जियां और फल दुगनी कीमत से भी तजावुज कर गए। टमाटर 80 से 160 रुपए, एक दर्जन किन्नू और केले में 100 से 150 रुपए इजाफा हुआ है। सेब 160 रुपए फी किलो महंगा हो गया। गवर्नमेंट के दावे सब झूठे हैं। पेट्रोल महंगा होगा, सब कुछ महंगा होगा। पेट्रोल प्राइस सस्ते करे, ये ना हराम कर दिया, हर चीज महंगी है। बेसन लो, आटा लो। इफ्तारी के लिए तैयारी करते हैं, उसमें घी ऑयल जो है ना इस्तेमाल होता है, उसमें इन्होंने शदीद इजाफा किया है। जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ पे अवाम को फैसिलिटेट किया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्तहिक खानदानों के लिए 13,000 फी खानदान रमजान पैकेज का ऐलान तो किया है, ताहम अवाम महंगाई के तनासुब से इस रिलीफ को नाकाफी समझते हैं। 13,000 रुपये दे रही है हुकूमत। 13,000 में किस घर का बजट चल सकता है, मुझे ये हुकूमत ही बता दे। शहरी कहते हैं कि एक तरफ रमजान पैकेज के ऐलानात तो दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे ने महंगाई में मजीद इजाफे की राह हमवार कर दी है। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ राशिदा शोएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। अब सवाल ये है कि जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमत कम होती है तो महंगाई कम नहीं होती, लेकिन जब भी पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में इजाफा होता है तो हर चीज़ को महंगा कर दिया जाता है। और इस दफ़ा ये सानहा, ये जुल्म, ये ज़्यादती रमज़ान से 2-3 दिन पहले हो रही है। इस पर मज़ीद बात करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। जी बिलाल अज़हर कियानी साहब, ये जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में इजाफा हुआ है रमज़ान से पहले, तो आपको भी पता होगा महंगाई का एक तूफ़ान आ गया है। तो ये दुनिया के तमाम जो ममालिक हैं, इस ख़ास तौर पे इस्लामी ममालिक, रमज़ान के महीने में वो रिलीफ देते हैं अपनी पब्लिक को। यहाँ पे जुल्म हो रहा है, यहाँ पे उन पर बोझ बढ़ाया जा रहा है। जी मीर साहब, देखिए सबसे पहली बात यह है कि आपने वो कहा क्लिप्स चलाते हुए कि जी मुख्तलिफ फिगर्स दिए जा रहे हैं। वो मुख्तलिफ फिगर्स मुख्तलिफ औकात पर जब प्राइम मिनिस्टर ने और मरियम नवाज साहिबा ने जब स्टेटमेंट्स दी, तो उस वक्त हर महीने आपको पता है कि इन्फ्लेशन का फिगर आता है, तो उन्होंने उस हवाले से दी। मगर बुनियादी बात यह है कि वही महंगाई की शरह जो 30% से तजावज़ कर चुकी थी या मिड-20s में थी जब हमारी, इस वक्त कितनी है सर? अभी आपके पास जनवरी के माह की 5.8%, 5.8%। और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो कि वीकली इन्फ्लेशन ट्रैक करता है, 12 फरवरी को जो हफ्ता इख्तिताम पजीर हुआ उसमें उससे पिछले हफ्ते से बल्कि कीमतों में कमी आई। PBS के मुताबिक 0.6% कमी आई, और उसमें अंडे, टमाटर, मुर्गी, प्याज, आलू, आटा, चीनी, इन सब चीज़ों में 12 फरवरी को जो हफ्ता ख़त्म हुआ उस हफ्ते में पिछले हफ्ते के तनासब से कमी आई थी कीमतों की। लेकिन हमारी रिपोर्ट जो है ये रात को जो सानहा हुआ है पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है उसके बाद। अच्छा मीर साहब, मैं इसमें बताता हूँ। देखिए ये तो एक मैक्रो पिक्चर देता है जिसमें पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का अपना तरीक़ाकार कि वो दीगर मार्केट्स का पाकिस्तान में जायज़ा लेता है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि कहीं पे कोई ना कोई होर्डिंग नहीं कर रहा। ये मसाइल रहते हैं और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने, सूबों में सूबाई हुकूमतों ने और वफाक में नेचुरली ये तो CDA के नीचे आएगा, वहाँ पर जहाँ पर इस तरह की मौके का फ़ायदा उठाया जा रहा है और ये बदकिस्मती से लोग हर साल करने की कोशिश करते हैं, उसके ख़िलाफ़ तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होना चाहिए। मगर इसमें हुकूमत ने जो ओवरऑल महंगाई की शरह में को काबू में लेके आना था, वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, वो बैन अवी सतह पर वो स्टेबलाइजेशन मानी जा रही है। दूसरी जो बात मीर साहब आपने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों की देखिए हुकूमत ने अपने फिजिकल बैलेंसेस भी बेहतर किए हैं, मतलब कि खसारे भी बेहतर किए, मगर साथ ही साथ पेट्रोल की कीमत में भी जहाँ जहाँ पर मुमकिन हुआ है पेट्रोल और डीजल की कीमत में जो फ़ायदा आवाम को पास ऑन करना है वो करती आई है। और उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा असर आपके एक्सचेंज रेट का जो स्टेबल रहा है और बैन अवी तेल की कीमतों का होता है। आज भी मीर साहब देखिए हर 15 दिन बाद कीमत बदलती है, कभी बढ़ती है कभी कम होती है, मगर आज भी मीर साहब जब से हमारी ये हुकूमत आई है 2 साल हो गए हैं, आज भी पेट्रोल और डीज़ल की कीमत तब से कम है जो 2 साल पहले थी जब हम हुकूमत में आए थे। सारे उतार चढ़ाव बीच में आते रहे। 2 साल में चीज़ों की कीमतें आमतौर पे इन्फ्लेशन बढ़ती है तो ओवरऑल कम है। आगे मैं ये समझता हूँ और मुझे पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये समझते हैं कि हुकूमत को
इन अशिया की कीमतों की सेटिंग से आहिस्ता आहिस्ता निकलना चाहिए। बहुत सारी आपकी बुनियादी अशिया की कीमतों से हुकूमत निकली हुई है, इसलिए आप देखते हैं कि दीगर इलाकों में मुख्तलिफ होती हैं। आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता हमें पेट्रोल और डीज़ल की भी कीमत से निकलना होगा। फाइनली जो बात आपने रमज़ान पैकेज के हवाले से की, देखिए बात यह है कि सालों साल हमारी बिलखसूस हमारे जो सबसे कमज़ोर तबकात हैं वो कतारों में लग के आटा घी हम देखते थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने और मरियम नवाज साहबा ने भी सूबाई जो पैकेज देती हैं उसमें भी इससे निजात दिलाने के लिए सबसे मुस्तहिक ख़ानदानों को आइडेंटिफाई करके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो डेटाबेस है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स उनको दे रहे हैं। ये हरगिज़ भी कोई ये नहीं कह रहा कि 13,000 रुपये किसी की तनख्वाह, ये तो सबसे मुस्तहिक ख़ानदान है जिनको एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा रही है कि रमज़ान में उनकी थोड़ा सा और वो जो सौदा सल्फ वो ख़रीदना चाह रहे हैं रमज़ान में इफ्तारी के लिए, सहरी के लिए, उसमें उनको मदद दी जा सकेगी। और नवाज बप्पी साहब, इमरान खान साहब की आंख भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनकी गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ मुजाहरे करना भी आपका हक़ है, लेकिन एक सवाल बहुत से लोग पूछते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो इतना महंगाई का जो तूफ़ान है इस पर नहीं बोलती। जब आपकी हुकूमत थी तो आपको याद होगा बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब बहुत बोलते थे, लॉन्ग मार्च करते थे महंगाई के ख़िलाफ़। आप लोगों ने कभी महंगाई के ख़िलाफ़ इस तरह का लॉन्ग मार्च क्यों नहीं किया? अच्छा भाई साहब, पता क्या है, जब से ये इश्यूज इतना कॉम्प्लिकेटेड इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से और उनकी सेहत के हवाले से, तो हमारा प्रायोरिटीज जो मेन फोकस था वो उधर रह गया। अल्टीमेटली ये है तो पब्लिक के इश्यूज, हमें इस पर ध्यान करना ही चाहिए। आप देखेंगे बवक्तन फ़क्तन हम इसको सेनेट में और नेशनल असेंबली पे इस पे आवाज़ भी उठाते रहते हैं, लेकिन क्योंकि हमें ओवर ऑक्यूपाई इन लोगों ने इस तरह मतलब ऐसे इश्यूज में, पैटी इश्यूज में कर देते हैं जो कि शायद मतलब मैटर नहीं कर रहे होते। लेकिन अब खान साहब की सेहत का इशू इतना इंपॉर्टेंट था कि मैं नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, पूरा पाकिस्तान एक हैजान की कैफियत में था। जिस शख्स के लिए अभी खैरी साहब ने कहा ना कि उसने नीच हरकत की, उस नीच हरकत वाले शख्स को उसकी एक झलक देखने के लिए पूरा पाकिस्तान बैठा था। अल्लाह ना करे उसकी आंख को कुछ हो जाए। इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी इन पाकिस्तान कि शायद इनको अंदाजा भी नहीं। बट मूविंग फॉरवर्ड सर, मैं थोड़ी सी फिगर्स ठीक कर दूं। आप ये देखिए मिर्जा साहब कि इन्होंने 2 काम किए और रमजान से पहले एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते पहले इन्होंने सोलर पैनल के ऊपर जो टैक्स लगाया था वो रमजान का तोहफा इस गरीब आवाम की पाकिस्तान में, जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए लगा के, अरबों लगा के अपने घर में अपनी बचत लगा के घर पे सोलर पैनल लगाए थे। नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया कि जितने पैसे यूनिट दोगे उसके भी पैसे देंगे और जितने लोग उसके भी पैसे देंगे, उसको नुकसान कर दिया। नेट मीटरिंग को उड़ा के रख दिया, लोगों की कमाई जाया कर दी। दूसरा, ये कल यानी कि आपको पता है 2 दिन में रोजे आ रहे हैं, महीना ना रेट बढ़ाते, कौन सी ऐसी तकलीफ हो गई थी, लेकिन क्यों अकल नहीं है ना। दे ऑल गो, डिक्टेशन आती है IMF से। वो एक फॉरेन मिनिस्टर साहब बैठे हुए, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, जो कि ऑब्वियसली अंडर कमांड इनके नहीं है, उनको भी इनके साथ इम्पोज किया गया था, वो अपनी मर्जी का फैसला कर देते। और जो बार बार इन्फ्लेशन की बात करें, मैं थोड़ा फैक्ट्स ठीक कर दूं। मंथ ऑन मंथ जो इन्फ्लेशन है वो 2% है इस वक्त। आप अभी आप गूगल करके देख लीजिए, जो आपकी कोर इन्फ्लेशन है वो 21% है, और जो आपकी फूड इन्फ्लेशन एज ऑन टुडे, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, वो 25% तक जा चुकी है। यानी कि आपकी आटे की कीमत जो है ना, जो हमें बाद में 14 रुपए की रोटी सुनाते थे, आज से 1 हफ्ता पहले 25 रुपए की रोटी है इस वक्त। और अभी रोजों के बाद किधर रोटी जाती किसी को अंदाजा नहीं। बेसन हो, खजूर हो, तेल हो, हर चीज की प्राइस, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले नहीं होते, ये आपकी पॉलिसी मैटर्स होते हैं। अगर आप टैक्सेस हिसाब से बढ़ा, अब ये कोई पॉलिसी मैटर है कि आपने 3 रुपए या 4 रुपए डीजल बढ़ा दिया या पेट्रोल बढ़ा दिया, सो गरीब पे आप इम्पैक्ट डालते हैं बिकॉज यू डोंट हैव एनी कंसर्न। पब्लिक पल्स इनका मैटर ही नहीं है, बिकॉज पब्लिक की वजह से तो आए नहीं है ना, पब्लिक ने वोट करना ना किया ना कभी करना। जिन्होंने बिठाना है वो बिठा दिया, डजंट मैटर, बिकॉज आप पे प्रेशर है कि इकोनॉमिक्स ठीक करो, नहीं तो नेशनल गवर्नमेंट ले आएंगे। ये जो डर और खौफ है उसमें ये कुछ फैसले भी कर जाएंगे। अच्छा, एक मिनट, इनको डर हमसे नहीं है, एक मिनट, आपने कहा कि उनसे है, आपने परफॉर्मेंस दो। आपने कहा इनको डराया जा रहा है कि हम नेशनल गवर्नमेंट ले आएंगे। जी सर, इनको डराया जा रहा है कि तुम्हारी इकोनॉमिक्स ठीक नहीं है, मुल्क की मईशत ठीक नहीं चल रही, हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है, और जिस तरीके से तुम लोगों को बिठाया है, अगर तुम परफॉर्म नहीं करते तो नेशनल गवर्नमेंट ले आएंगे। अब ये परफॉर्मेंस प्रेशर में ऐसे ऐसे डिसीजंस करते जा रहे हैं जिसकी कोई मंतक ही नहीं। अच्छा, मैंने रमजान से पहले कौन तेल की कीमत, मैंने ब्रेक लेनी थी, लेकिन अंडर प्रेशर आके मैंने ब्रेक लेनी थी, लेकिन मैं चाहूंगा कि बिलाल साहब, क्योंकि आपने ब्रेक लेनी है तो मैं नहीं, आप इसका जवाब दे दें। क्योंकि मैं कोशिश करूंगा जवाब में दरिया को कुएं में बंद करूं। पहली बात तो ये कि मुख्तसरन एक फैक्चुअल नंबर है ना, चूंकि इन्फ्लेशन का नंबर है, तो मैंने अभी आपके सामने माहाना इन्फ्लेशन की रिपोर्ट निकाल दी है। तो फूड इन्फ्लेशन अर्बन शहरी इलाकों में जनवरी में 3.3% थी, ठीक है, और रूरल इलाकों में 4.7% थी। ये मेरे सामने PBS की रिपोर्ट है, ऑन अब्बास साहब खुद भी कर सकते हैं। दूसरा, जो ये बात अभी कर रहे हैं ना, दूसरी सियासी, मैंने कहा पहले भी इस शो में इन्होंने एक पेशन गोई की थी, उसका बहुत बुरा हाल हुआ था, नई पेशन गोई करने से गुरेज करें। अच्छा चलें, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान में जो महंगाई का तूफ़ान है वो क्यों आया है, उसका कौन ज़िम्मेदार है। लेकिन अगर मैंने आज जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें जो कल रात को भारत के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त है उस पर बात ना की तो बहुत से लोग जो हैं वो बेमज़ा भी होंगे, किसी को रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि इस पर भी बात हो। अब मैं बहुत से लोगों को कहता हूँ कि भाई इसमें पॉलिटिकल गुफ्तगू होती है, वो कहते हैं जी सियासत भी पे भी बात करें, लेकिन क्रिकेट में भी सियासत आ गई है, इसीलिए पाकिस्तानी टीम का ये हाल हुआ है। कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तानी टीम पर ज़रूरत से ज़्यादा तनकीद की जा रही है और ये अभी पाकिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुआ। अभी सुपर 8 में पाकिस्तान जा सकता है। अभी एक नामीबिया के साथ मैच 18 फरवरी को होना है। लेकिन शुएब अख्तर साहब जो हमारे बहुत मायानाज क्रिकेटर हैं, हमें उन पर बहुत फ़ख्र है, उन्होंने एक इंडियन टीवी चैनल पर बैठ के जो बातें की हैं उस पर बड़े सवालात किए जा रहे हैं। जी ओन अब्बास साहब, शुएब अख्तर ने सही कहा है या मुबालगा राय से काम लिया? नहीं, मुबालगा राय नहीं, इसमें कोई मुबालगा राय नहीं। देखें, इनकॉम्पिटेंस बंदा किसी जगह भी लगाते हैं। आप क्या एक ड्राइवर को दे दे जिसको गाड़ी ना चलानी होती तो वो तो 2 मिनट में जाके गाड़ी उल्टा देगा। दिस इज एज सिंपल एज ट्रू। सो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हमेशा से क्रिकेट को इन्फ्लुएंस करती रह गई और 12 हमने इस इशू को रेज भी किया कि एक बंदे के पास वैसे भी पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा है, आप जरा सोचें कि उसको कौन सा पोर्टफोलियो और देना है। और फिर टीम की सिलेक्शन के हवाले से हर बंदा जानता है कि पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन में जिस किस्म की डंडी बाती रह जाएगी कि जनाब उसको भी उठा रहे बेस्ड ऑन देयर पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग। अब कल का मैच जिस तरीके से पूरी कौम को मतलब लिटरली पहली बॉल पे जब वो शख्स आउट हुआ उसके बाद देयर वाज नथिंग लेफ्ट। मतलब मैं खुद वही मैं टीवी तो बंद कर दिया था। और अगर आप आज कौम को फिर दोबारा उस हैजान की कैफियत में ले जाना चाहते हैं, वन मस्ट अंडरस्टैंड सर, क्रिकेट जब तक पॉलिटिक्स से नहीं हटेगी ये क्रिकेट नहीं बन सकती। आपका वो 6 महीने पहले जो आपका वो ऑस्ट्रेलियन था जो कोच था वो रिजाइन करके चला गया। ऑन साहब, पाकिस्तान की क्रिकेट ने पाकिस्तान का एक वज़ीर आज़म पैदा किया जिसका नाम इमरान खान है, जिसकी पार्टी तहरीक इंसाफ के आप मेंबर हैं। तो क्रिकेट और सियासत का तो अब चोरी दामन का साथ है, इसको हम अलग कैसे कर सकते हैं? क्रिकेट उसने जब क्रिकेट छोड़ी थी तो फिर सियासत शुरू कर दी थी। तो जब सियासत की थी वो क्रिकेट नहीं खेलता था। सो दे कैन नॉट गो टुगेदर। सो अगर इमरान खान साहब क्रिकेट भी खेल रहे होते, सियासत कर रहे, वुडंट हैव वर्क। सो दिस इज व्हाट आप एक तरफ से यही इंटीरियर मिनिस्टर भी हो और पीसीबी के चेयरमैन भी हो। आपने कोई बंदे उसमें जो कोच रखे हो अपनी मर्जी की, उसमें जो सिलेक्शन हो रही हो वो अपनी मर्जी करनी, ये इन्फ्लुएंस दिस हैज टू स्टॉप समवेयर। कैप्टन किसको बनाना है ये कोई मेरिट बेस्ड डिसीजन नहीं है, ये पर्सनल चॉइसेस पे हो रहा है एंड एवरीबॉडी नोज। तो आपका ख्याल है आपका कहना है कि सलमान अली आगा जो है वो मेरिट पर कप्तान नहीं बना? आई डोंट नो जी इस पे क्या हो सकता है, बट जो उसकी जिस तरह उसने बेचारे ने कल प्रेशर देखा ना, मतलब वहां से लग रहा था कि वो शायद इतने लेवल पे जाके अभी तक उसका माइंड इतना मैच्योर नहीं है कि उसको फेस कर सकता। अब इंडियन में क्रिकेट मतलब उसके सामने एक सिंपल सी बात है, जब टॉस जीता था तो भाई इफ यू नो इट दिस इज अ टाइम प्रेशर मैच, कम से कम इंडिया के साथ पहले बैटिंग कर ही लेते। मतलब ये तो किसी छोटे से बच्चे को भी अंदाजा था कि यहाँ पे जब आप प्रेशर आते हैं आप पहले जाके एकदम बैटिंग करें, स्कोर करें, अपना स्कोर करें, उसके बाद उसको डिफेंड करें। नहीं जी, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार थे, उनको प्रेशर पे लाते लाते हमारे जनाब। अच्छा, अब आपने इतनी सारी बातें कर दी हैं तो बिलाल अजहर कैनी साहब इसका जवाब तो आप थोड़ा सा दे ही दें तो बेहतर है। मीर साहब देखिए, हर पाकिस्तानी का दिल जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ धड़कता है। ये एक हमारी एक ऑलमोस्ट आप कह लें वजूद का एक हिस्सा है। बचपन से सर हम खेलते भी आए हैं, क्रिकेट देखते भी आए हैं, तो यकीनन पूरी कौम अपनी टीम के पीछे खड़ी होती है जब वो मैच खेल रही होती है, और मायूसी भी होती है जब हारती है और खुशी भी होती है जब जीतती है। तो उस बात में तो कोई शक नहीं है। आई थिंक हर पाकिस्तानी चाहता है कि जहाँ पे भी कोई खामियां हैं वो दुरुस्त होनी चाहिए। एंड आई एम सर्टन कि जी चेयरमैन पीसीबी से लेके हर बंदा इस चीज़ को चाहेगा कि हम दुरुस्त करें। बाकी जी देखिए, हम इन्हीं प्लेयर्स को सपोर्ट भी करते हैं और इनको सेलिब्रेट करते हैं जब ये मैचेस जीतते हैं और ये जीतते भी हैं। तो हमें ख़ास तौर पे भी वो टूर्नामेंट में आई थिंक वी शुड बैक दम अप। यकीनन आवाम का ये हक़ है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करे और यकीनन दुरुस्तियाँ होनी चाहिए और नज़र आना चाहिए कि टीम ने उसके बाद कोई परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आए। मगर वाइल देयर इन द टूर्नामेंट आई थिंक हमें आगे इनको बैक करना चाहिए ताकि आगे इसकी दुरुस्ती करें और आगे इंशाल्लाह हम इस टूर्नामेंट में प्रोग्रेस कर सकें। इन द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म यकीनन सारे फॉर्मेट्स में, T20 में, ODI में या टेस्ट में, आई थिंक जो भी इंप्रूवमेंट्स या टीम सिलेक्शन में इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए, आई एम सर्टन चेयरमैन पीसीबी एंड द रेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट विल बी द फर्स्ट टू मेक श्योर कि वो दुरुस्तियाँ हो जाए। और हमें याद रखना चाहिए कि 1992 में जो हमने वर्ल्ड कप जीता था तो उसमें भी इब्तदा में पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस थी कोई इतनी अच्छी नहीं थी।
लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता गया और फिर फाइनल में पहुंचा और फिर फाइनल भी जीत गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल अज़हर कियानी साहब और ओन अब्बास बप्पी साहब, आपका भी कि आप तहरीक इंसाफ के धरने से निकल के आए और आपने हमें थोड़ा सा टाइम दिया और अब आप वापस जाएंगे धरने में। और मैं आखिर में यही कहूँगा कि भारत के हाथों पाकिस्तानी टीम की जो शिकस्त है, यकीनन इस पर पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत रंजीदा है और बहुत से क्रिकेट फैंस जो हैं वो गुस्से में भी हैं। उनका एक ख्याल है कि जिन हीरोज़ के साथ, जिन क्रिकेटर्स के साथ, जिन खिलाड़ियों के साथ उन्होंने बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की थी, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया। लेकिन अभी तक पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के अंदर मौजूद है और सुपर 8 में भी जा सकता है। तो सिर्फ इंडिया के साथ मैच हारने के बाद आप अपनी टीम की जो है बुराइयां करें और उस पर तनकीद करें और बहुत ज़रूरत से ज़्यादा तनकीद करें, तो उससे ऐसा भी हो सकता है कि उनकी डिस्करेजमेंट हो सकती है और उनकी हौसला शिकनी हो सकती है। तो अभी हम T20 वर्ल्ड कप में मौजूद हैं। हम पहले ये वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं और दूसरा बड़े वाला वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं। हो सकता है कि आइंदा भी अगर हम परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें तो हम जीत भी सकते हैं। तो इसलिए जब तक हमारी टीम इस टूर्नामेंट के अंदर है तो उसको सपोर्ट भी करें और उसके लिए दुआ भी करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।